कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले से, जब एक वेनवू नाम के आदमी को 10 जादुई रिंग्स मिलती है। इन रिंग्स की ताकत से वेनवू की उम्र बढ़ना बंद हो जाती है और वह बहुत ताकतवर हो जाता है। और इन्हीं रिंग्स की मदद से वेनवू 10 रिंग्स नाम की एक खतरनाक आर्मी बनाता है और धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपना डर फैला देता है। वेनवू कई सदियों तक राज करने के बाद अब उसका लड़ाइयों और सत्ता से मन भर चुका था। अब वह ऐसी रहस्यमयी चीजों की तलाश करने का फैसला लेता है जो इस दुनिया में आज तक किसी ने नहीं देखी। इसी दौरान उसे एक रहस्यमयी जगह के बारे में पता चलता है जिसका नाम था तालो। यह एक जादुई दुनिया थी जहां रहस्यमयी शक्ति या और अजीब जीव रहते थे। और यही से शुरू होती है हमारी आज की असली कहानी, शांग-ची। रहस्यमयी जगह तालो के बारे में कहा जाता था कि वह आम दुनिया का हिस्सा नहीं है। वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था क्योंकि उसका रास्ता एक जादुई जंगल से होकर जाता था। ये जंगल किसी भूल भुलैया की तरह था जो अंदर आने वालों को जिंदा वापस नहीं जाने देता था। लेकिन वेनवू इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह अपने कुछ आदमियों के साथ तालो का रास्ता खोजने निकल पड़ा। जंगल के अंदर जाते ही उन पर हमला होने लगा और उसके ज्यादातर आदमी वहीं मारे गए। लेकिन अपनी रिंग्स की ताकत से वेनवू किसी तरह उस जंगल को पार करके तालो के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है यिंगली से। यिंगली तालो की रक्षक थी और उसके पास भी रहस्यमयी शक्तियां थी। जब वेनवू तालो के अंदर जाने की कोशिश करता है तब यिंगली उसे रोक देती है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। वेनवू अपनी रिंग्स की पूरी ताकत इस्तेमाल करता है लेकिन फिर भी वह यिंगली को हरा नहीं पाता क्योंकि तालो के लोगों की शक्ति या किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा थी। लेकिन लड़ते लड़ते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे उनका रिश्ता प्यार में बदल जाता है। इसके बाद वेनवू बार बार तालो आने लगा और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। फिर कुछ समय बाद उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। हालांकि तालो के लोग इस रिश्ते के खिलाफ थे। वेनवू की खतरनाक पहचान की वजह से कोई भी उसे तालो में स्वीकार नहीं करना चाहता था। इसलिए यिंगली तालो छोड़कर वेनवू के साथ उसके देश चली जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। अब हमें पता चलता है कि तालो छोड़ने के बाद यिंगली की जादुई शक्ति या भी खत्म हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ यिंगली के प्यार की वजह से वेनवू भी बदलने लगता है। वह अपने सारे गलत काम छोड़ देता है और यहाँ तक कि अपनी रिंग्स भी उतार कर रख देता है। इसके बाद साल 2000 में उनके बेटे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है शांग-ची। और उसके कुछ साल बाद उनके एक बेटी का भी जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है शियालिंग। अब वेनवू पूरी तरह बदल चुका था। वह अपने परिवार के साथ एक शांत जिंदगी जी रहा था। लेकिन वेनवू के पुराने दुश्मनों को लगा कि शायद वेनवू अपनी शक्तियां खो चुका है और यही सही मौका है बदला लेने का। फिर साल 2007 में जब शांग-ची सिर्फ 7 साल का था और शियालिंग 3 साल की थी, उसी दौरान वेनवू के कुछ दुश्मन उसके घर पहुंच जाते हैं। लेकिन उस दिन वेनवू घर पर नहीं था। घर पर सिर्फ यिंगली और उसके दोनों बच्चे मौजूद थे। वे लोग वहां वेनवू को मारने आए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह घर पर नहीं है तो उन्होंने उसकी फैमिली को निशाना बनाने का फैसला कर लिया। यिंगली उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वह चाहती थी कि कम से कम उसके बच्चों को कुछ ना हो, लेकिन वे लोग उसे मारने पर उतर आते हैं। इसके बाद यिंगली अकेले ही उन सबसे लड़ने लगती है। वह एक बेहतरीन फाइटर थी लेकिन अब उसके पास पहले जैसी जादुई शक्तियां नहीं थी और सामने बहुत सारे दुश्मन थे। इसी वजह से वह ज्यादा देर तक उनका सामना नहीं कर पाती और आखिरकार मारी जाती है। कुछ देर बाद जब वेनवू घर वापस लौटता है तब तक हमलावर जा चुके होते हैं। वहां अपनी पत्नी की लाश देखकर वह पूरी तरह टूट जाता है। उसी पल उसका इंसानियत से भरोसा उठ जाता है। इसके बाद वेनवू फिर से अपनी रिंग्स पहन लेता है और बदला लेने निकल पड़ता है। वह अपने दुश्मनों के अड्डे पर पहुंचता है और इस बार वह छोटे शांग-ची को भी अपने साथ ले जाता है ताकि वह अपनी मां के कातिलों को पहचान सके। फिर वेनवू अपनी रिंग्स की ताकत से वहां मौजूद लगभग सभी लोगों को मार देता है। लेकिन उस गैंग का असली लीडर वहां नहीं होता, यानी उसका बदला अब भी पूरा नहीं हुआ था। इसीलिए वेनवू फैसला करता है कि अब उस आखिरी आदमी को उसका बेटा मारेगा। यही से वह दोबारा 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर देता है और शांग-ची को बचपन से ही एक खतरनाक हत्यारा बनने की ट्रेनिंग देने लगता है। दूसरी तरफ उसकी बहन शियालिंग भी फाइटिंग सीखना चाहती थी लेकिन वहां लड़कियों को ट्रेनिंग लेने की इजाजत नहीं थी। इसलिए वह छिपकर दूर से सबको देखती और खुद ही प्रैक्टिस करने लगती है। उधर अपनी जान बचाने के लिए उस गैंग का लीडर लगातार छिपता फिर रहा था। फिर साल 2014 में शांग-ची 14 साल का हो जाता है और अब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। अब शांग-ची एक बेहद खतरनाक फाइटर बन चुका था। इसी दौरान वेनवू को आखिरकार उस आदमी का पता चल जाता है जिसने यिंगली की मौत में हिस्सा लिया था। इसलिए वह शांग-ची को उसे मारने भेज देता है। शांग-ची अमेरिका पहुंचता है
और अपने पिता का दिया हुआ मिशन पूरा कर देता है। लेकिन उस आदमी को मारने के बाद उसे एहसास होता है कि बदले की आग में वह अपनी माँ की सीख और संस्कार भूल चुका है। उसे अपने की पर बहुत पछतावा होता है, इसलिए वह फैसला करता है कि अब वह कभी अपने पिता के पास वापस नहीं जाएगा। इसके बाद शांग-ची सैन फ्रांसिस्को चला जाता है, अपना नाम बदल लेता है और एक आम इंसान की तरह नई जिंदगी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ शियालिंग लगातार अपने भाई का इंतजार करती रहती है, लेकिन जब कई साल गुजर जाते हैं और शांग-ची वापस नहीं आता, तब उसे समझ आ जाता है कि अब उसे अकेले ही जीना होगा। इसीलिए वह भी घर छोड़ देती है और चीन के मकाऊ शहर पहुंचकर अपना खुद का फाइट क्लब शुरू कर देती है। उधर वेनवू को अपने दोनों बच्चों की पूरी खबर थी। वह चाहता तो उन्हें जबरदस्ती वापस ला सकता था, लेकिन वह उन्हें अपनी मर्जी से जीने का मौका देता है। फिर एक दिन वेनवू के साथ कुछ अजीब होने लगता है। उसे अपनी मरी हुई पत्नी यिंगली की आवाज सुनाई देने लगती है। वह आवाज वेनवू से कहती है कि वह अभी भी जिंदा है और तालो के लोगों ने उसे कैद करके रखा हुआ है। वह आवाज लगातार वेनवू से मदद मांग रही थी। ये सब सुनकर वेनवू को यकीन हो जाता है कि तालो के लोगों ने यिंगली को सजा देकर कैद कर रखा है, क्योंकि उसने उनके खिलाफ जाकर उससे शादी की थी। इसीलिए वेनवू फैसला करता है कि वह तालो जाकर अपनी पत्नी को वापस लेकर आएगा। लेकिन तालो तक पहुंचना आसान नहीं था। वहां जाने के लिए उस जादुई जंगल को पार करना पड़ता था, जो किसी को भी अंदर नहीं जाने देता था। तभी वेनवू को उन 2 लॉकेट्स की याद आती है जो यिंगली अपने बच्चों के लिए छोड़ गई थी। ये साधारण लॉकेट नहीं थे, बल्कि जादुई चाबियां थीं। इन्हें एक खास ड्रैगन मूर्ति पर लगाने से तालो का रास्ता खुल जाता था। लेकिन समस्या यह थी कि दोनों लॉकेट अब उसके बच्चों के पास थे और उसके बच्चे कई साल पहले घर छोड़ चुके थे। वेनवू सिर्फ लॉकेट्स हासिल नहीं करना चाहता था, वह अपने बच्चों को भी वापस घर लाना चाहता था, ताकि यिंगली के लौटने पर उसका परिवार फिर से एक हो सके। इसीलिए वह शांग-ची को शियालिंग के नाम से एक पोस्ट कार्ड भेजता है। पोस्ट कार्ड देखकर ऐसा लगता था जैसे शियालिंग उसे मकाऊ बुला रही हो। दूसरी तरफ शांग-ची इस पूरी बात से बिल्कुल अनजान था। घर छोड़े उसे लगभग 10 साल हो चुके थे और अब वह सैन फ्रांसिस्को में एक साधारण जिंदगी जी रहा था। तभी उसे अचानक शियालिंग के नाम से वह पोस्ट कार्ड मिलता है। लेकिन शांग-ची उस पोस्ट कार्ड को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता और उसे इग्नोर कर देता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और वेनवू का पहला प्लान फेल हो जाता है। इसीलिए अब वह अपने आदमियों को सैन फ्रांसिस्को भेजता है ताकि वे शांग-ची से लॉकेट छीन सकें। एक दिन जब शांग-ची अपनी दोस्त केटी के साथ बस में सफर कर रहा होता है, तभी अचानक 10 रिंग्स के लोग उस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद बस के अंदर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। शांग-ची अकेले ही उन लोगों का सामना करता है और लगभग सबको हरा देता है। लेकिन आखिर में वे लोग उसका लॉकेट छीनने में कामयाब हो जाते हैं। लड़ाई के दौरान उन आदमियों में से एक शांग-ची से कहता है कि अब वे उसकी बहन के पास भी जाएंगे। बस यही सुनकर शांग-ची तुरंत मकाऊ जाने का फैसला करता है ताकि वह अपनी बहन शियालिंग को बचा सके, और यही असल में वेनवू का प्लान था। इसके बाद केटी भी शांग-ची के साथ मकाऊ चली जाती है। रास्ते में शांग-ची पहली बार उसे अपने अतीत और अपने परिवार की सच्चाई बताता है। मकाऊ पहुंचकर दोनों शियालिंग के फाइट क्लब में जाते हैं। कई साल बाद अपने भाई को देखकर शियालिंग उससे काफी नाराज हो जाती है, क्योंकि वह उसे अकेला छोड़कर चला गया था। फिर जब शांग-ची उससे पोस्ट कार्ड के बारे में पूछता है, तब उसे पता चलता है कि वह पोस्ट कार्ड शियालिंग ने भेजा ही नहीं था। और तभी अचानक वहां 10 रिंग्स के लोग हमला कर देते हैं। शांग-ची और शियालिंग मिलकर उनसे लड़ते हैं, लेकिन फिर भी वे लोग शियालिंग का लॉकेट छीन लेते हैं। तभी वहां खुद वेनवू आ जाता है और अपने दोनों बच्चों और केटी को वापस घर लेकर चला जाता है। वह उन्हें बताता है कि उसे यिंगली की आवाज सुनाई दे रही है और वह तालो से मदद मांग रही है। इसके बाद वेनवू दोनों लॉकेट्स की मदद से तालो का रास्ता दिखाने वाला नक्शा बनाता है। वह बताता है कि तालो का रास्ता साल में सिर्फ एक बार एक खास दिन खुलता है और वह दिन अब सिर्फ 3 दिन दूर था। इसीलिए वेनवू फैसला करता है कि वह अपनी पूरी आर्मी के साथ तालो जाएगा और अगर वहां किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह सबको मार देगा। लेकिन शांग-ची को यकीन नहीं था कि उसकी माँ सच में जिंदा है। उसे लग रहा था कि कोई उसके पिता को धोखा दे रहा है, इसलिए वह वेनवू को तालो पर हमला करने से रोकने की कोशिश करता है। शांग-ची की बात सुनकर वेनवू बहुत गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह शांग-ची, शियालिंग और केटी को एक तहखाने में बंद कर देता है। वहीं उनकी मुलाकात ट्रेवर से होती है। ट्रेवर वही आदमी था जिसने कुछ साल पहले 10 रिंग्स के नकली लीडर बनने की एक्टिंग की थी। यह बात वेनवू को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इसीलिए उसके लोगों ने ट्रेवर को पकड़कर चीन ला दिया था। हालांकि जब ट्रेवर को मारने की तैयारी हो रही थी, तब उसने अपनी मजेदार एक्टिंग और हरकतों से सबका दिल जीत लिया। इसी वजह से वेनवू ने उसकी जान बख्श दी और उसे वहीं रहने दिया। ट्रेवर उन्हें अपने एक अजीब दोस्त से भी मिलवाता है जिसका नाम था
मॉरिस तालो का एक जादुई जीव था जिसे ट्रेवर कई साल पहले जंगल के पास मिला था। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे और ट्रेवर उसकी भाषा भी समझने लगा था। जब मॉरिस शांग-ची और शियालिंग को देखता है तब वह समझ जाता है कि ये यिंग ली के बच्चे हैं, इसलिए वह उनकी मदद करने का फैसला करता है। मॉरिस को तालो पहुंचने का एक गुप्त रास्ता पता था। इसी दौरान शियालिंग तहखाने से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है। फिर ये सभी लोग वहां से भाग जाते हैं ताकि वे वैनवू से पहले तालो पहुंचकर लोगों को चेतावनी दे सकें। इसके बाद वे लोग जादुई जंगल तक पहुंचते हैं। वहां मॉरिस उन्हें भूल भुलैया जैसे रास्तों से सही दिशा दिखाता है और आखिरकार वे तालो पहुंच जाते हैं। तालो में उनकी मुलाकात यिंग ली की बहन यिंग नान से होती है। फिर शांग-ची और शियालिंग उन्हें बताते हैं कि उनके पिता को लगता है कि उनकी माँ अभी भी जिंदा है और तालो में कैद है। ये सुनकर यिंग नान उन्हें इस पूरे रहस्य की असली सच्चाई बताती है। वह बताती है कि हजारों साल पहले तालो में एक भयानक राक्षस को कैद किया गया था जिसका नाम था डेवलर इन डार्कनेस और उसकी पूरी सेना लोगों की आत्माएं खाकर अपनी ताकत बढ़ाते थे। तालों में घुसते ही उन्होंने वहां भारी तबाही मचा दी और कई लोगों को मार डाला। इसके बाद वह राक्षस तालों से निकलकर पूरी दुनिया की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी तालों की नदी से एक विशाल जादुई ड्रैगन बाहर आया जिसका नाम था द ग्रेट प्रोटेक्टर की शक्ति के सामने डेवलर इन डार्कनेस और उसकी सेना कमजोर पड़ने लगे। फिर तालों के लोगों और उस ड्रैगन ने मिलकर उस राक्षस की पूरी सेना को वापस उसकी दुनिया में धकेल दिया। इसके बाद ग्रेट प्रोटेक्टर ने अपनी खाल से वहां एक विशाल दरवाजा बना दिया ताकि वह राक्षस दोबारा बाहर ना निकल सके। साथ ही उसने तालों के लोगों को अपनी शक्ति और अपनी ड्रैगन स्किल्स दी ताकि वे उनसे हथियार बनाकर उस गेट की रक्षा कर सकें। तभी से तालों के लोग उस दरवाजे की रक्षा कर रहे थे और उस दिन के लिए तैयारी कर रहे थे जब वह राक्षस दोबारा बाहर आने की कोशिश करेगा। लेकिन डेवलर इन डार्कनेस कभी खुद उस गेट को तोड़ नहीं पाया, इसलिए उसने लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। वह सदियों से अलग अलग लोगों को झूठी आवाजें सुनाकर उन्हें अपने जाल में फंसाता था ताकि कोई उसके लिए वह दरवाजा तोड़ दे। लेकिन जो भी उसके बहकावे में आकर तालो पहुंचा उसे वहां के लोगों ने रोक दिया। फिर उसका ध्यान वैनवू पर गया क्योंकि 10 रिंग्स की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उनकी मदद से वह आखिरकार आजाद हो सकता था। इसीलिए उसने यिंग ली की आवाज में वैनवू को पुकारना शुरू किया और क्योंकि वैनवू अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था इसलिए वह उस आवाज के जाल में फंस गया और उसने तालो जाकर उस दरवाजे को तोड़ने का फैसला कर लिया। ये पूरी सच्चाई जानने के बाद शांग-ची और शियालिंग समझ जाते हैं कि अगर उनके पिता को नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए तालो के लोग युद्ध की तैयारी शुरू कर देते हैं। यिंग नान शांग-ची और शियालिंग को ड्रैगन स्केल्स से बने खास कवच और हथियार देती है। साथ ही वह शांग-ची को लड़ने का नया तरीका भी सिखाती है, वही तरीका जो उसकी माँ इस्तेमाल करती थी। दूसरी तरफ केटी भी वहाँ तीर चलाना सीखने लगती है। फिर 3 दिन बाद वह खास दिन आ जाता है जब तालो का रास्ता खुलता है। उसी समय वैनवू अपनी पूरी 10 रिंग्स आर्मी के साथ वहाँ पहुँच जाता है। तालो के लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जो आवाज वह सुन रहा है वह यिंग ली की नहीं बल्कि एक राक्षस की चाल है। लेकिन वैनवू किसी की बात नहीं सुनता। वह अपने आदमियों को हमला करने का आदेश देता है और खुद उस गेट को तोड़ने निकल जाता है जहां डेवलर इन डार्कनेस कैद था। इसके बाद तालो और 10 रिंग्स के लोगों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर शांग-ची अपने पिता को रोकने पहुंचता है। अब उसके पास ड्रैगन स्केल्स से बने नए हथियार और कवच थे, लेकिन वह अभी भी पुराने तरीके से लड़ रहा था। कुछ देर तक वह वैनवू का सामना करता है, लेकिन आखिर में वैनवू उसे हरा देता है और नदी में फेंक देता है। इसके बाद वैनवू गेट तक पहुंच जाता है और अपनी रिंग्स की ताकत से उसे तोड़ना शुरू कर देता है। वह दरवाजा बेहद मजबूत था, इसलिए तुरंत नहीं टूटता, लेकिन उसमें दरारें आने लगती हैं और उन्हीं दरारों में से डेवलर इन डार्कनेस के छोटे छोटे सोल ईटर्स बाहर निकल आते हैं। लेकिन वैनवू का पूरा ध्यान सिर्फ अपनी पत्नी को वापस लाने पर था, इसलिए वह इस खतरे को नजरअंदाज करता रहता है। उधर वैनवू लगातार पूरी ताकत से उस गेट पर हमला करता रहता है। दूसरी तरफ बाहर निकले सोल ईटर्स तालो के लोगों पर हमला शुरू कर देते हैं। वे लोगों की आत्माएं खींचकर वापस गेट के अंदर ले जाते थे ताकि डेवलर इन डार्कनेस और ज्यादा ताकतवर हो सके और पूरी तरह आजाद हो जाए। ये देखकर 10 रिंग्स के लोग भी अपनी लड़ाई रोक देते हैं और अब सभी मिलकर उन राक्षसों से लड़ने लगते हैं। लेकिन उन मोनेस्टर को सिर्फ ड्रैगन स्केल्स से बने हथियारों से ही मारा जा सकता था, इसलिए तालो और 10 रिंग्स के लोग पहली बार एक साथ मिलकर लड़ाई करते हैं। उधर शांग-ची नदी में डूब रहा था और वह मरने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक नदी के अंदर से द ग्रेट प्रोटेक्टर बाहर आता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद वह विशाल ड्रैगन भी बाकी लोगों के साथ मिलकर
उन राक्षसों से लड़ना शुरू कर देता है। फिर शांगची दोबारा अपने पिता को रोकने पहुंचता है, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। अब वह उसी तरीके से लड़ रहा था जैसा उसकी माँ लड़ा करती थी। इसी वजह से इस बार वह वेनवू को बराबरी की टक्कर देने लगता है। धीरे धीरे वह 10 रिंग्स की ताकत को भी अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर देता है। फिर दोनों बाप बेटों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, जहां दोनों 5-5 रिंग्स इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आखिर में शांगची पूरी 10 रिंग्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब शांगची के पास मौका था कि वह वेनवू को खत्म कर दे, लेकिन आखिरी पल में वह रुक जाता है, क्योंकि अंदर ही अंदर वह अब भी अपने पिता से प्यार करता था। इसीलिए वह 10 रिंग्स वापस वेनवू को लौटा देता है और उसे दोबारा समझाने की कोशिश करता है कि इस गेट के पीछे उसकी माँ नहीं बल्कि एक राक्षस है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गेट काफी कमजोर हो चुका था और डेवलर इन डार्कनेस पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन गया था। अचानक वह राक्षस गेट तोड़कर बाहर निकल आता है। उसे देखकर आखिरकार वेनवू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसके बाद डेवलर इन डार्कनेस शांगची पर हमला करता है, लेकिन वेनवू उसे बचा लेता है। तभी वह राक्षस पीछे से वेनवू को पकड़ लेता है और उसकी आत्मा खींचना शुरू कर देता है। मरते वक्त वेनवू अपनी सारी रिंग्स शांगची को दे देता है। अब डेवलर इन डार्कनेस पूरी ताकत के साथ तालों पर हमला करने लगता है। तभी डी ग्रेट प्रोटेक्टर उससे लड़ने पहुंचता है। दोनों विशाल क्रीचर्स के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन जीत जाएगा, लेकिन तभी सोल ईटर्स लोगों की आत्माएं लेकर अपने मालिक तक पहुंचा देते हैं। इससे डेवलर इन डार्कनेस और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। वह द ग्रेट प्रोटेक्टर को पकड़ लेता है और उसकी आत्मा निकालने की कोशिश करने लगता है। अगर वह ड्रैगन की आत्मा खींच लेता तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता, लेकिन तभी केटी दूर से उसके गले पर एक तीर मारती है। इससे उसका ध्यान भटक जाता है और द ग्रेट प्रोटेक्टर उसकी पकड़ से बाहर निकल आता है। उसी समय शांगची अपनी रिंग्स की पूरी ताकत इस्तेमाल करता है। वह सारी रिंग्स सीधे डेवलर इन डार्कनेस के शरीर के अंदर भेज देता है और पूरी शक्ति के साथ उन पर हमला कर देता है। इस जबरदस्त ब्लास्ट से डेवलर इन डार्कनेस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और आखिरकार वह राक्षस हमेशा के लिए मर जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद तालों के लोग और 10 रिंग्स के सैनिक मिलकर उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। इसके बाद शांगची और केटी वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। एक रात दोनों अपने दोस्तों के साथ होटल में बैठे पूरी कहानी सुना रहे होते हैं, लेकिन उनके दोस्त उनकी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। तभी अचानक वहां एक जादुई पोर्टल खुलता है और उसमें से वोंग बाहर आता है। वह सीधे शांगची से कहता है कि उसे उसके साथ चलना होगा। फिर वोंग शांगची और केटी को अपने साथ कमर ताज ले जाता है। वहां ब्रूस बैनर और कैप्टन मार्वेल पहले से मौजूद थे। सभी लोग मिलकर 10 रिंग्स की जांच करने लगते हैं। तभी वोंग बताता है कि जब शांगची ने पहली बार रिंग्स इस्तेमाल की थी तब उनसे एक अजीब सिग्नल निकला था, जैसे वे किसी दूर मौजूद चीज को कोई मैसेज भेज रही हों। जब वे रिंग्स को स्कैन करते हैं तब पता चलता है कि वे हजारों साल पुरानी है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी, यानी इन रिंग्स का रहस्य अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वही दूसरी तरफ शियालिंग अपने भाई से झूठ बोलती है कि वह 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने जा रही है, लेकिन असल में वह खुद उसकी नई लीडर बन चुकी थी। अब वह ऑर्गेनाइजेशन को एक नए तरीके से चला रही थी और पहली बार वहां लड़कियों को भी ट्रेनिंग दी जा रही थी। यानी वेनवू की लेगेसी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखे पार्ट 2 और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए।